जय हिंद। मैं नीरू मेहता, कार्यकर्ता कुमार मेहता। मैं भिलवाड़ा राजस्थान से आदर्श की एडवाइजर नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोविड-19 के जो सरकारी नियम हैं उनको फॉलो करते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस अपने आप को डालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था एक एडवाइज़र का ऐसा दर्द जो लगभग सभी एडवाइज़र उससे अपने आप को रिलेट करते हुए महसूस कर सकते होंगे। आज कुछ ऐसे बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही कुछ एडवाइज़र्स का मर्म आपके साथ में शेयर करूंगा और वीडियो के अंत में आपसे आज चर्चा करनी है हमारे प्लान बी के बारे में, क्योंकि जीवन में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब हम हताशा के कगार पर होते हैं, जब हमको निश्चित रूप से आगे की ओर देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम पीछे वाली ज़िंदगी की जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए प्रयास ना करें, उनका प्रयास करते हुए हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में प्लान बी की तैयारी करें, उस पर मैं आज कुछ रोशनी डालना चाहूँगा और आपसे भी उसमें सुझाव चाहूँगा। देखिए, भारत के कोने कोने पर आदर्श से जुड़े हुए काफ़ी लोग मौजूद हैं, या कह सकते हैं कि आदर्श से आहत लोग बहुत सारे मौजूद हैं और हर क्षेत्र में अपने अपने स्तर में उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से ये पैसा वापस लिया जा सके। साथ ही ये भी प्रयास चल रहे हैं कि किस तरह से इस संस्था को वापस सुचारू रूप से चलाया जा सके, ताकि जिन जिन लोगों के रोजगार इससे आहत हुए हैं तो वो पुनः इससे रोजगार प्राप्त कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आज ट्विटर सेना जिस तरह से कार्य कर रही है वो देशव्यापी एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें सिर्फ अपने द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा हम ट्वीट करके उस अभियान का सहयोग कर सकते हैं। ये बात निश्चित है कि एक छोटे छोटे प्रयास जब बहुत सारे लोग करते हैं तो उस छोटे छोटे प्रयास को एक बहुत बड़ा रूप दिया जा सकता है, और ट्विटर आज के युग में निश्चित रूप से उन लोगों तक पहुंचता है जो इस कार्य में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। अब उम्मीद ये करते हैं कि वहाँ तक ये बात पहुँचे, और जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उन लोगों के अंदर ये महसूस होगा, भाव आएगा कि वो इसमें सहयोग करें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पीएम ऑफिस हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 2 से 10 मिनट का वक्त दिन में निकाल कर अपने अपने मोबाइल से ज़रूर ये ट्वीट करें। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि जिस तरह के निर्देश, जैसा समय अवधि और जैसा हैशटैग आपसे शेयर किया जा रहा है, उस हैशटैग को फॉलो करते हुए आप अपनी बात ट्विटर पे लिख सकते हैं। जहां एक और हमने कई ऐसे जर्नलिस्ट, कई ऐसे न्यूज़ चैनल से अप्रोच किया ताकि वो हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। ऐसे में एक डेजर्ट टाइम जो जोधपुर का न्यूज़ चैनल है और एक सीबी लाइव जो झाबुआ का न्यूज़ चैनल है, इन 2 चैनल्स के ऊपर हमारी बात यानी आदर्श की बात को आगे रखा जा रहा है, और स्टेप बाय स्टेप उसमें हम कुछ सफलता, आंशिक सफलता के रूप में भी देख सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि आप ना सिर्फ उन वीडियो को साझा करें, ना सिर्फ उन वीडियोस को देखें, बल्कि उन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, ताकि 21 लाख लोगों की जो ताकत है वो ताकत इन लोगों के साथ जुड़ सके और हमारे लिए सहायक हो सके। उदयपुर और अहमदाबाद में जो 2 संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने स्तर पर इस अभियान में अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। उदयपुर की संस्था में श्रीमान के मेहता जी के नेतृत्व में जो PIL जोधपुर में लगाई गई है, उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि उस PIL के जरिए सोसाइटी को वापस नया कार्यकारिणी गठित की जा सके। साथ ही अहमदाबाद की जो संस्था है, नीरव जी सोनी जिसको लीड कर रहे हैं, उनकी ओर से भी जो लिक्विडेटर को डिसकंटिन्यू करने का जो प्रयास कर रहा है वो भी सराहनीय है। तो उनके वीडियो में भी पिछली बार ये साझा किया था कि लॉकडाउन की वजह से वो आगे का कार्य इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से वो अपने प्रतिनिधि के साथ में दिल्ली जाएंगे और इस पर आगे कार्य करने का प्रयास करेंगे। जोधपुर में कुछ संगठन हैं जो अलग अलग अंदाज में, चाहे वो
अपनी अपनी ओर से अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रयास ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्रयास ज़्यादा बुरा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर इन सभी प्रयासों में किसी एक लीडरशिप के अधीन कार्य हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ताकि हम एक टीम की तरह काम कर सकें जिसमें एक्सपर्टीज़ है, उस एक्सपर्टीज़ के तहत इस कार्य को किया जाए, ताकि अंत में जीत सबकी होगी, फ़ायदा सबको होगा। पैसा अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, संस्था अगर सुचारू रूप से चलेगी तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो, चाहे एडवाइज़र हो, एम्प्लॉइज़ हो, संस्था हो या फिर सरकार हो। अभी ये भी प्रयास चल रहा है जिसमें कि जो भी लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं उनको पेरोल पे रिहा करवाया जा सके, और उसके लिए सरकार के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, जिसकी सुनवाई भी हो चुकी है और निर्णय जल्द से जल्द हमारे सामने आएगा, जिसमें आगामी तारीख 8 जून दी हुई है। ये तो सारे वो पहलू थे जिनमें हमको कुछ हद तक जानकारी मिली हुई है और जिनमें किसी न किसी रूप से संबंधित लोगों से बातचीत होती रहती है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमको किसी प्रकार का कोई जवाब कहीं से मिल नहीं पा रहा है और किसी भी प्रतिनिधियों को भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। मुख्यतः देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के केस चल रहे हैं, जिनका कौन देख रहा है, उसमें फॉलोअप कौन ले रहा है, उनकी पेशियों पर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारे द्वारा हो रहा है, उन केसेस में आज का स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी हमको बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मैटर है जिसमें एसओजी और एसएफआई की कार्रवाई में जो ज़मीनें जब्त की गई उन ज़मीनों का डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। उन ज़मीनों की वैल्यूएशन कितनी है, उनकी लोकेशन क्या है, वो जो केसेस लगाए गए थे वो किन किन धाराओं में वो चालान पेश किए गए हैं, और एसओजी और एसएफआई के केसेस में आज का स्टेटस क्या है, उस पर कौन देख रहा है, उसमें कौन से एडवोकेट्स हैं जो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और कब तक उसमें किस तरह की राहत मिल सकेगी, इसकी जानकारी भी हमको किसी भी रूप में नहीं मिल पा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी लोग जुडिशियल कस्टडी में है वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें, सोसाइटी वापस शुरू हो सके, सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। लेकिन क्या होगा अगर जमानत हो जाती है, पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, उसमें क्या एक्शन प्लान होगा, इसके लिए भी कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो कि अगला एक्शन प्लान पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से भी शेयर कर सके और एक ट्रस्ट लोगों में डेवलप कर सके कि उनके बाहर आने पर भी हम किसी न किसी रूप से सफल हो पाएंगे हमारे कार्य को सफलतापूर्वक रिजल्ट तक पहुंचाने में। कितना मैच्योरिटी अमाउंट अभी ड्यू हो चुका है, कितनी लायबिलिटीज़ पिछले 2 सालों में और हमारे ऊपर चढ़ चुकी है, कितना अमाउंट हमको चाहिएगा आगे ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग अमाउंट की कितनी आवश्यकता होगी, इन सब बातों पर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस पर विचार कर रहा होगा, तो वो भी कहीं स्पष्ट जानकारी हम तक नहीं है। एनसीएलटी में जो मुकदमा चल रहा है, जो हमारे द्वारा प्रॉपर्टी रिलीज़ करने के लिए आवेदन किया हुआ है, तो उस एनसीएलटी में हमारा कौन सा प्रतिनिधि है जो इस केस को देख रहा है, उस पूरी जब्त भूमि की कुल संपत्ति की कीमत कितनी है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उनकी लोकेशन क्या है, किस किस के नाम से वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी कहीं स्पष्ट जानकारी में नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि हम सब पर एक अच्छा नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से एक टीम स्पिरिट के साथ किया जा सके, ताकि जिस एरिया में जो एक्सपर्टीज़ हो वो उस एक्सपर्टीज़ के तहत काम करे और उसका अल्टीमेट उद्देश्य एक ही हो, संस्था को वापस सुचारू रूप से चलाना, रोज़गार को वापस हमारे लोगों को उपलब्ध कराना और इन्वेस्ट की हुई जो मैच्योरिटी राशि है वो उन्हें वापस दिलाना।
मैं ये नहीं कहता कि हम अभी नेतृत्वहीन हैं, हमारा नेतृत्व वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन अभी एक उनका स्पोक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, उनकी आवाज़ यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम सुन सकें, देख सकें और उनकी बात को समझ सकें और एक विश्वास के साथ हर उस कार्य में अपना समर्थन दे सकें जो इस कार्य को पहुंचने में, इसके रिजल्ट तक पहुंचने में आवश्यक हो। आज हम किसी के भी प्रयासों को दोयम दर्जे पे नहीं रख सकते। हर एक का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। इसीलिए एक अच्छा नेतृत्व उन सभी प्रयासों को एक माला में पिरोकर एक ऐसा रिजल्ट तैयार कर सकता है जो सभी के लिए फायदेमंद होगा और निश्चित रूप से संस्था के चलने पर ही सभी की सफलता है और सभी को लाभ है। जो भी कानूनी रूप से गलत है तो वो गलत है, हम उसे सही नहीं कह सकते, मगर कानून का दृष्टिकोण ये भी कहता है कि किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर प्रकृति भी अपना निर्णय करती है और कानून भी अपना निर्णय करता है। जो दिखाई देने वाली सजा है वो ऑलरेडी मैनेजमेंट के लगभग काफ़ी लोग उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देने वाली सजा है वो सारे लोग भुगत रहे हैं जो आप और हमारे रूप में अभी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो देखने के लिए हमें भावनात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। कुछ संदेश आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, जिनका मर्म समझिए और एक दूसरे के साथ जुड़कर पूर्ण विश्वास के साथ प्रत्येक प्रयास में अपना योगदान दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम उर्मिला है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में निवेशक हूँ। मेरा 2008 में बस से एक्सीडेंट हुआ था और कानून की मदद से क्लेम का पैसा आया था। मैंने वो पैसा और मेरे पति के लाइफ टाइम की कमाई की आदर्श में निवेश कर दी। मेरे 4 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ की अभी शादी की उम्र हो गई है। कृपया कर मुझे मेरा पैसा दिलवाएं। मैं एक विकलांग हूँ। बस एक्सीडेंट में मेरा एक पैर कट गया था। कृपया मुझ पर रहम करो। आदर्श को वापस चालू करो। जय जिनेन्द्र। मैं नीलू मेहता, वाइफ ऑफ अनिल कुमार मेहता। मैं भिलवाड़ा राजस्थान से आदर्श की एडवाइजर हूँ। मैं 8 वर्षों से नियमित रूप से कार्य कर रही हूँ और मुझे रोजगार के साथ जमाकर्ताओं का भुगतान मिल रहा है। गत 2 वर्षों से राजनीतिक व्यवस्था और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते सहकारिता को खत्म करने के में हमारी गलत नीतियों से चलते सहकारिता खत्म होने लगी है। यह हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा। हमारा रोजगार खत्म हो चुका। बुजुर्ग सेवानिवृत्ति व्यक्तियों ने, छोटे व्यापारी, किसानों रेवड़ी वाले ने अपने परिवारों में भविष्य की योजनाओं के लिए वे अपनी मेहनत की कमाई में जमा करवाई है। वह उनका भुगतान नहीं होने से उनकी बेटियों की शादी और उनके उच्च शिक्षाओं की पढ़ाई और सेवानिवृत्ति से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और भूखे मरने जैसी स्थिति हो गई है। ये और एडवाइज़र भी परेशान हो रहे हैं। हमारी पीड़ा को देखते हुए एडवाइज़र वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट की टीम ने वरिष्ठ अधिवक्ता और उच्च न्यायालय में जोधपुर में जनहित की याचिका प्रस्तुत की है और हमें पूरी आशा है कि 21 लाख जमाकर्ताओं के साथ हमारा न्याय होगा और हमें पुनः रोजगार प्राप्त होगा। कोरोना संक्रमण से चलते हुए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार हमें इससे पहल करनी चाहिए। ये न्याय में देरी होना भी अन्याय होता है। किसी से गुमराह न हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी हमें आवेग के साथ सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय सहकारिता। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक प्लान बी के बारे में भी हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो प्लान बी? ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले से वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हो सकता है कि 90% लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन जो 10% लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक सुन रहे हैं इस वीडियो को,
उनसे मैं एक ही सुझाव चाहूँगा कि क्या हम इस 21 लाख परिवार की ताकत को कहीं पर सदुपयोग कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि जो पूरा सिस्टम ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके, यूज़ करके, यूटिलाइज़ कर हम अपने जीवन यापन को पुनर्स्थापित कर सकें? आज जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे आसपास या मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग जुड़े हैं जो आदर्श से जुड़े हुए थे और अभी कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे स्कूल का ट्यूशन पढ़ा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो मेरा प्रयास रहता है कि उनके कार्य को दूसरों के साथ में साझा किया जा सके, ताकि हमारी जो ताकत है, हमारा जो परिवार है, वाकई में वो एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ डील करें। हम सिर्फ कहने को ये ना कहें कि हम सदस्य हैं, 21 लाख सदस्य, 21 लाख परिवारों का संगठन है, लेकिन ये भी कह सकें कि हम एक परिवार के रूप में हैं। तो इस बिंदु पर विस्तार से अगले वीडियो में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इस बीच आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ लगे जो आप कमेंट में अपनी सलाह के रूप में दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दीजिए कि कैसे हम ये 21 लाख परिवार का जो ताकत है उस ताकत को एक सदुपयोग ले सकें, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम कुछ कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिंदुओं पर अपने विचार साझा करेंगे और इन्हीं विचारों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मुस्कुराते रहें। यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।